हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम लोग लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। कुछ जरूरी बातें बच्चों, फिजिक्स का हीरो बनने के लिए 4 दोस्त चाहिए आपको, 4 यार चाहिए। वो है कॉन्सेप्ट, मेमोरी, रेगुलरिटी, अभ्यास। यानी किसी भी बिल्डिंग को मौजूद बनने में यदि 4 स्तंभ है तो फिजिक्स को मौजूद बनाने में 4 स्तंभ है, जिसमें 2 मेरा है, कॉन्सेप्ट और मेमोरी। कॉन्सेप्ट देने का और आपके दिमाग में मेमोरी बनाने का, और रेगुलरिटी और अभ्यास आपका है। अगर हम दोनों मिल जाएं, क्योंकि 2 मेरे पास है 2 आपके पास है, तो इतिहास रच सकते हैं। यानी अगर मुझे फिजिक्स के किसी भी टॉपिक का हीरो बनना है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल हो, है ना, तो हम लोग पूरा डेप्थ में काम कर रहे हैं। यानी लेक्चर 1 से 5 तक हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल से किए, समुद्र वाला नॉलेज लिए। अगर कोई भी लोग जो नए हैं या अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जाइए यूट्यूब पर और लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 01, आपको मिल जाएगा। आपका अपना चैनल आदित्य आज फिजिक्स क्लासेस पे। क्लियर? यानी आपको ऐसे लिखना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जैसे तीसरा लेक्चर देखना है तो 03। क्लियर? आ जाएगा आदित्य आज फिजिक्स क्लासेस, आराम से आप देख सकते हैं। तो हमें कोई भी टॉपिक पे अगर हीरो बनना है तो समुद्र वाला नॉलेज चाहिए। तो आपको 5 लेक्चर देख के एकदम तैयार रहना है, बिल्कुल तैयार रहना है। अगर नोट्स बनाए हैं, नोट्स बना ही लेना चाहिए आपको। यह अलग बात है कि हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, तो पूरा देख कर तैयार रहिए ताकि मजा आए न्यूमेरिकल करने में। पीछे पेज नहीं उलटना पड़े, ताकि टाइम पास ना हो। क्वेश्चन बनाने का मतलब है खटखट बने, तुरंत बने। तो अगर मुझे न्यूमेरिकल्स का हीरो बनना है, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो, आप किसी भी बोर्ड के हैं, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, या कोई दूसरे स्टेट्स के हैं, कोई मतलब नहीं है। मेरा वीडियो हर वर्ग के बच्चों के लिए वैलिड है, चाहे वो कंपटीशन वर्ग के हो या बोर्ड हो, कोई मतलब नहीं है। चाहे वो नीट हो या आईआईटी हो, सबके लिए वैलिड है। और ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम हर लेक्चर को समाप्त करने के बाद, यानी थ्योरी सेक्शन को पूरा करने के बाद ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 या 2 से 3 लेक्चर हम सिर्फ न्यूमेरिकल पे लेंगे। ओके, यानी आज लेक्चर नंबर 6 है, 6, 7, 8 हम कूलम्स लॉ पे ढेर सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और उसमें पहला होगा हमारा बोर्ड सेक्शन। बोर्ड लेवल क्वेश्चन पूरा करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरा करेंगे, जैसे बोर्ड में पूछता है, क्योंकि 12th बोर्ड अगर है तो सब कुछ है। इसमें टॉपर बनना है तो एकदम एक एक बात को ध्यान रखना है, बेहतर अच्छा करना है, उसके क्वेश्चन के लेवल को पकड़ना है, कैसे जवाब देना है, कैसे वहां लिखना है, इस सब बातों को ध्यान देना है मुझे और आपको। इसलिए बोर्ड पूरा लेके चलना है। और इसको करवाने के लिए हम बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब लेंगे। इसमें हम क्वेश्चन उठाएंगे एनसीईआरटी से, और बेसिक अच्छा करने के लिए हम एम करीम का भी क्वेश्चन लेंगे। एम करीम ऑब्जेक्टिव बुक है बेसिक स्टूडेंट के लिए। उसके बाद लेवल बढ़ाने के लिए हम लोग एससी वर्मा का क्वेश्चन करेंगे। फिर हम मेरा ढेर सारा क्वेश्चन आएगा, मेरा अपना क्वेश्चन जो हम बना के आपको देते हैं। फिर हम लोग आईआईटी और नीट लेवल का क्वेश्चन करेंगे। मतलब इस प्रकार क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन लूंगा और मैं अपना भी क्वेश्चन लूंगा, ताकि आपका लेवल 0 से हाई हो जाए, 0 से इंफिनिटी हो जाए, और आप सब लेवल का क्वेश्चन कर सके। क्लियर बच्चों, है ना? और आप तैयार हो जाइए होमवर्क करने के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन मतलब वीडियो के लास्ट में हम आपको होमवर्क देंगे, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या एससी वर्मा से हो, ये बुक आपके पास होना चाहिए। और आपको वो नंबर जो हम बोलेंगे वो बना के रखना है, और जिसमें प्रॉब्लम हो अगले मतलब आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि अगले लेक्चर के पहले हम कमेंट बॉक्स देख ले, और जो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उसको हम डिस्कस करके तब स्टडी आगे बढ़ाएं। क्लियर है बच्चों? सुन लिए अच्छे से? ओके, चलिए, नहीं सुने तो फिर से आप दोबारा देख लीजिए, क्योंकि हम लोग अब आगे न्यूमेरिकल काम करेंगे। ओके, तो शुरू कीजिए आज का लेक्चर नए एनर्जी और नए उत्साह से। ओके, पहला क्वेश्चन है बाबू, व्हेन a soap bubble is given a negative charge
is given a negative charge, then its radius will, पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज, बाबू हम लोग इंक्रीजेज का साइन ऐसे लेंगे, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजेज, सी में अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज्ड, और डी में फ्लक्चुएटेड। तो कौन ऑप्शन सही है? क्वेश्चन है कि जब हम सोप बबल को निगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो उस सोप बबल का रेडियस बढ़ेगा, घटेगा, रिमेन्स अनचेंज होगा या फ्लक्चुएटेड होगा। आइए डिटेल से जानते हैं। देखो बच्चों, अगर किसी भी कंडक्टर को हम लोग चार्ज देते हैं तो चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रिसाइड्स होता है, जमा होता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि अगर हम इस कंडक्टर पे चार्ज दे रहे हैं तो इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो हम बाहर से पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो अंदर का पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इतना रिपेल करेगा कि बाहर वाला चार्ज चाहेगा कि हम इससे दूर बैठे, यानी इतना दूर बैठे कि उस रिपल्सन का प्रभाव कम हो, मतलब अब दूर जाना नहीं पड़े, मतलब एज फार एज, यानी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ये चार्ज आउटर सरफेस पे रिसाइड्स हो जाता है, जमा हो जाता है। दैट मींस यहां पे मान लो ये सोप बबल है, बोला इसको हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ये भी तो एक एटम है और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों है। बाहर से नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो अंदर का नेगेटिव चार्ज बाहर के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो बाहर वाला नेगेटिव चार्ज उससे दूर बैठना चाहेगा और वो दूरी वाला जगह होगा आउटर सरफेस। इसका मतलब है कि सोप बबल एक्सपेंड करेगा और एक्सपेंड करेगा तो रेडियस इंक्रीज होगा। ये होगा पहला मेथड समझने के लिए। दूसरे मेथड है एवरी सिस्टम, ध्यान सुनना, एवरी सिस्टम tends to decrease its potential energy to attain more stability। मतलब कोई भी सिस्टम चाहता है कि हम अपना पोटेंशियल एनर्जी घटा के मोर स्टेबल हो जाए। दैट मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द चार्ज ऑन सोप बबल इट्स रेडियस इंक्रीजेस। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। अगर कोई सिस्टम मोर स्टेबल होना चाहेगा तब जब उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, ये घटेगा तो रेडियस बढ़ेगा। क्लियर? मतलब पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा आगे का चीज है, हम लोग आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। आप इससे समझिए कि आंसर होगा ड्यू टू रिपल्सिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्लियर है? रोकिए, लिखिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बच्चों, which of the following charge is possible, मतलब कौन चार्ज पॉसिबल है नीचे वाले ऑप्शन में। क्लियर? पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, दूसरा ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तीसरा ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम, और चौथा है नन। जल्दी बताओ बच्चों, वीडियो रोको, बताओ जल्दी, आपको बनाना भी है साथ में। तो बाबू आंसर होगा, है ना, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। आंसर है नॉट पॉसिबल, है ना, ध्यान देना, चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से किसी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीलूप में होता है, और ये वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, उस चार्ज का 1/10 टाइम्स है ये, 1/10 टाइम्स है ये। तो अगर 1/10 हो जाएगा, ये E का वैल्यू हो गया, ये N का वैल्यू हो गया। हम जानते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में N का वैल्यू डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी तीसरा ऑप्शन में N का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में है। दैट मींस ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
लेक्चर नंबर 2 देखिए, आप जाइए यूट्यूब पे, लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 02, आपको मिल जाएगा आदित्य फिजिक्स क्लासेस में। ओके, यानी हम जो आपको लिंक देते हैं वो इतना सिंपल है कि आपको आदित्य फिजिक्स क्लासेस चैनल पे जाना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बाबू, एकदम ध्यान से देखना है। मान लो ये सेलिंग है, ओके, और थ्रेड से 5 बॉल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5 सेपरेट है, सब अलग अलग है। बोल रहा है कि बॉल 1 2 2 4 4 1, कौन कौन बॉल 1 2 2 4 4 1, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब ये सब जो पेयर वाला बॉल है वो अट्रैक्शन शो कर रहा है। एंड 2 3 एंड 4 5 सो रिपल्सन, मतलब 1 2 2 4 और 4 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को शो करता है, 2 3 4 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को शो करता है। बताइए बॉल 1 पे कौन चार्ज होगा? क्वेश्चन है कि बॉल 1 पे कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव निगेटिव क्या? पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा न्यूट्रल और डी में है नन। ओके, क्वेश्चन समझ गए? पहला दूसरा, दूसरा चौथा, ओके, और चौथा पहला अट्रैक्शन को शो कर रहा है, मतलब इस तत्व के बीच में अट्रैक्शन है। दूसरा तीसरा के बीच में रिपल्सन है, चौथा पांचवा के बीच में रिपल्सन है। तो बताइए बॉल 1 पर क्या चार्ज है? दैट मीन्स बताना है चार्ज ऑन बॉल 1 क्या है। ओके, देखिए हम लोग क्या समझेंगे, एकदम आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन नोट करो जल्दी, हो गया? देखो बच्चों, मान लो अपने मन से कि 1 पे कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव ले लो, ओके, तो पहला दूसरा में क्या है? अट्रैक्शन। इसका मतलब है दोनों पे डिफरेंट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। ओके, क्वेश्चन के अनुसार दूसरा चौथा में भी अट्रैक्शन है, मतलब डिफरेंट चार्ज है, मतलब अपोजिट चार्ज है। अगर ऐसा है तो एकदम श्योर है कि चौथा और पहला पे सेम चार्ज होगा। अगर पहला दूसरा पे अपोजिट चार्ज है, क्यों अपोजिट चार्ज है? क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि पहला दूसरा जो पेयर है वो अट्रैक्शन को शो कर रहा है, दूसरा चौथा जो पेयर है ये भी अट्रैक्शन को शो कर रहा है, और चौथा पहला पेयर है वो भी अट्रैक्शन को शो कर रहा है। अगर क्वेश्चन पे ही हम लोग चले तो हम बोल सकते हैं कि पहला दूसरा पे अपोजिट चार्ज है तभी तो अट्रैक्शन है, दूसरा चौथा पे अपोजिट चार्ज है तभी तो अट्रैक्शन है, लेकिन चौथा और पहला पे सेम चार्ज हो जाएगा। ऐसा क्यों? देख लो, मान लो पहला निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर दूसरा प्लस है तो चौथा माइनस होगा, तभी तो अट्रैक्शन होगा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि यहां दूसरा प्लस है तो यहां भी दूसरा प्लस लेंगे। ओके, अब ध्यान से देखो कि पहला और चौथा पे क्या हो गया? सेम चार्ज हुआ। तो पहला और चौथा पे सेम चार्ज है तो रिपल्सन को शो करेगा।
लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 और 1 अट्रैक्शन वाले ग्रुप में है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इसका मतलब है कि 1 पे कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर? फिर से सुनो, क्वेश्चन यही था कि सेलिंग से 5 बॉल किसी थ्रेड की मदद से टंगे हुए हैं, हवा में लटका हुआ है, और पेयर दे दिया है कि पेयर 1 2 2 4 और 4 1 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, जबकि पेयर 2 3 और 4 5 के बीच में रिपल्सन है। तो बताइए पहले बॉल पे कौन चार्ज है? सिंपल, बॉल 1 पे हम कोई भी चार्ज मान लेंगे अपने मन से, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान लीजिए। क्लियर है? पहला और दूसरा के बीच में क्या था? अट्रैक्शन, यानी पहला दूसरा पे अपोजिट चार्ज, यानी पहला को नेगेटिव मानेंगे तो दूसरा को पॉजिटिव मानेंगे। हम इसको भी पॉजिटिव ले सकते हैं, इसको भी नेगेटिव, ये आपके मन में है, ये मनचाहा क्वेश्चन है, कैसे ही बनाएगा आंसर सेम आएगा। दूसरा चौथा अट्रैक्शन वाले ग्रुप में है, क्वेश्चन देख लो, इसका मतलब हो गया कि जरूर अपोजिट चार्ज है, तो पहला माइनस दूसरा प्लस, दूसरा पेयर हो गया 2 4, दूसरा प्लस है तो यहां भी प्लस लेंगे। ओके, चूंकि अट्रैक्शन है तो चौथा पे जरूर अपोजिट चार्ज होगा, तभी तो अट्रैक्शन होगा। आप ध्यान से देखो कि अगर ये दोनों में अट्रैक्शन, ये दोनों में अट्रैक्शन तब होगा जब अपोजिट चार्ज है, और ऐसा हुआ तो 4 और 1 पे सेम चार्ज ही होगा। अब ध्यान से देख लो, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, और सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन ही होगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 और 4 में अट्रैक्शन है, जो इम्पॉसिबल है, यानी ये इम्पॉसिबल है ना, दोनों पे सेम चार्ज नहीं हो सकता है। क्वेश्चन तो सही है कि पहला और चौथा के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन यहां पे गलत हो रहा है। इसका मतलब कि पहला पे कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है। क्लियर? उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, बच्चों क्वेश्चन है कि मान लो एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है, सॉलिड कॉपर स्फीयर है, दूसरा हॉलो कॉपर स्फीयर है। एकदम हम लोग जीरो से क्वेश्चन करेंगे, एकदम, है ना? ओके, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। एक सॉलिड कॉपर स्फीयर, एक हॉलो कॉपर स्फीयर है, दोनों मेटल है, कंडक्टर है। क्वेश्चन है which one, है ना, which one can hold greater charge? क्वेश्चन क्या है? which one can hold greater charge? पहला ऑप्शन है सॉलिड स्फीयर, दूसरा ऑप्शन है हॉलो स्फीयर, तीसरा है बोथ, चौथा है नन। पता बच्चों क्या होगा? दोनों का रेडियस सेम है, एक हॉलो है एक सॉलिड है, तो which one can hold greater charge? अगर हम दोनों पर सेम चार्ज दें तो कौन ज्यादा चार्ज अपने ऊपर रखेगा, स्टोर करेगा? आंसर होगा बाबू बोथ। क्यों? दोनों कंडक्टर हैं, दोनों कंडक्टर है, दोनों का रेडियस सेम है। अगर रेडियस सेम है तो दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा, तो सरफेस एरिया सेम होगा तो दोनों पे चार्ज इक्वली रिसाइड्स होगा, चार्ज इक्वली रिसाइड्स होगा, आंसर क्या होगा? बोथ। ओके, नेक्स्ट, क्लियर है? जल्दी नोट करो। चले आगे। क्वेश्चन है इन अ सॉलिड
है ना। किसी सॉलिड में देयर आर 5 इंटू 10⁻21 एटम्स। कोई भी ले लो, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, कुछ भी ले लो, उसके उस सॉलिड में इतना एटम्स है। इफ 1 इलेक्ट्रॉन is removed from every one of 0.01% atoms of solid, then find electric charge on solid. ओके, ट्राई करें, जल्दी सोचो कौन फॉर्मूला लगेगा। यानी हम लोग तो कूलम्स लॉ पे आ ही रहे हैं। कूलम्स लॉ से पहले जितने भी टॉपिक ये थ्योरी में, उस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके, ताकि पीछे वाला थ्योरी भी रिवीजन हो जाए। बना रहा है जी, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। चुनमोन, हे मुनमुन, हे सुगा, पढ़ो अच्छे से, 12th में टॉपर बनना है ना। याद है ना कौन हीरो है 500/500 लाने वाला। एकदम सोच लो कि बनना है तो नंबर 1 हीरो बनना है, तब होगा। अब ये सोचेंगे तब ना इसके करीब होंगे। क्लियर? उसके लिए मन से पढ़ना है, हर लेवल के क्वेश्चन को करना है, या जो भी है कहीं ना कहीं टॉपर बनना है, चाहे बोर्ड में हो या कंपटीशन में हो, चाहे नीट टॉपर बनो या आईटी बनो, लाइफ में जो भी काम करो नंबर 1 काम करो। क्लियर? आइए क्वेश्चन पर। सिंपल देखो, जब भी किसी बॉडी पे चार्ज निकालना हो क्या लगाएंगे? Q बराबर Ne। भूल गया? ये तो मालूम है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। हमको क्या चाहिए? N। ओके, ठीक। यहाँ पे N क्या है बाबू? N है 0.01% ऑफ 5 इंटू 10⁻21। क्यों? किसी सॉलिड में इतना एटम्स है। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए फ्रॉम एवरी वन ऑफ 0.01% ऑफ एटम्स, यानी एटम्स के 0.01% में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो बताइए सॉलिड पे कितना चार्ज है? इसका मतलब है N है 0.01% ऑफ 5 इंटू 10⁻21, 0.01% मतलब बट्टा 100। जब भी परसेंट लिखा है तो बट्टे में 100 दीजिए। ऑफ मतलब गुना, ऑफ मतलब गुना का साइन, ठीक है। इसको बनाएंगे, नीचे 2 0 होगा, 2 4, तो क्या हो जाएगा बाबू? 5 इंटू 21 में से 4 गया, कितना? 17, यानी N का वैल्यू इतना हो गया। अब बताओ क्या होगा? Q बराबर Ne, N का वैल्यू कितना? 5 इंटू 10⁻17, और E का वैल्यू आपको मालूम है। ओके, 16×85 मतलब 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, मतलब पावर निगेटिव आया तो नीचे ले आओ, प्लस हो जाएगा, मतलब 8/100 मतलब 0.08 कूलम। क्या आंसर यहाँ पे सही है? सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में पॉजिटिव निगेटिव दे देता हूं, ऑप्शन ये नहीं देता तो फंस जाओगे। नहीं फंसना है। अगर चार्ज रिमूव्ड हो तो बॉडी में क्या चार्ज आएगा? अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनता है। याद है ना थ्योरी? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। छोटी छोटी बात याद रखना है, प्लस में होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ क्या हो जाता है? माइनस। जल्दी से नोट करो, ढेर सारा क्वेश्चन करना है, समय बर्बाद नहीं करो, है ना। ओके, चलो ओके, अब ध्यान से देखो। चले, क्वेश्चन है कि मान लो एक टेनिस बॉल है। A tennis ball for
कंडक्टिंग पेंट है, मतलब इसको कंडक्टर बना दिया गया है। ओके, हाँ, इसको सिल्क थ्रेड से लटकाया गया है। ओके, ये सिल्क थ्रेड है और इस टेनिस बॉल पे कंडक्टिंग पेंट है ताकि वो कंडक्टर हो जाए, इलेक्ट्रॉन को गमन करने दे। ओके, अब ये जो है ये दो प्लेट के बीच में लटका हुआ है। एक प्लेट अर्थेड है, ग्राउंडेड है, और दूसरा प्लेट जो है, ये दूसरा प्लेट जो है बाबू, ये हाई वोल्टेज जनरेटर से जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है? हाई वोल्टेज जनरेटर से। क्लियर? क्वेश्चन है कि आपको एक टेनिस बॉल दिया गया है जिसपे कंडक्टिव पेंटिंग है, मतलब कंडक्टिव पेंट है ताकि वो कंडक्टर हो। उसको सिल्क थ्रेड से लटकाया गया है। कहां लटकाया गया है? दो प्लेट के बीच में। एक प्लेट अर्थेड है और एक प्लेट जो है वो हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन जो है बाबू IIT 1986 का है। क्लियर? तो क्वेश्चन है कौन ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन है, ये बॉल जो है इज अट्रैक्टेड टू plate is attracted to positive plate and stays there. दूसरा है hangs without moving. तीसरा ऑप्शन है swings backward and forward. Okay, swings backward and forward in turn. नेक्स्ट है दैट मीन्स तीसरा ऑप्शन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। दिख रहा है अच्छे से? पहला ऑप्शन है इज अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट एंड स्टेज देयर, कि पॉजिटिव प्लेट से वो पॉजिटिव प्लेट के तरफ अट्रैक्ट होगा और वहीं पे रह जाएगा। दूसरा है हैंग्स विदाउट मूविंग, लटका हुआ रहेगा बिना मोशन का। तीसरा है स्विंग्स, झूलेगा, दोलन करेगा, मतलब पेंडुलम की तरह मूव करेगा। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ओके, हिटिंग विथ ईच प्लेट, दोनों प्लेट से टकराएगा। इन टर्न, इन टर्न का मतलब होता है अगेन एंड अगेन फिनोमेनन करेगा, मतलब सक्सेसिव फिनोमेनन होगा, लगातार होगा। क्लियर? तो देखिए क्या होगा। देखो बच्चों, ये जो प्लेट है किससे जुड़ा हुआ है? हाई वोल्टेज जनरेटर से। मतलब हाई वोल्टेज जनरेटर का मतलब हो गया ये पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब इसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ओशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको भेजेगा क्योंकि दोनों प्लेट भी मेटल का है, ये मेटल का प्लेट है ये। ओके, चूंकि मेटल है तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे होगा। ओके, चार्ज इसके आउटर सरफेस पे है। अब ध्यान से देखो, अभी इसको भूल जाओ। अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, कैसे चार्ज हुआ? क्योंकि हाई वोल्टेज जनरेटर से जुड़ा हुआ है। यानी हाई वोल्टेज जनरेटर जो है वो क्या करता है?
पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करता है, जिसके कारण इसको चार्ज मिला और कंडक्टर होने के कारण चार्ज इसके आउटर सरफेस पे है। अब याद करो इंडक्शन वाला मेथड, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स है मेटल तो न्यूट्रल है, क्योंकि कोई भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव है। अब जब इसके ये करीब है, ज्यादा दूर तो है नहीं, तो इस प्लस के कारण इसके अंदर वाला प्लस दूर भागेगा और माइनस इसके करीब आएगा इंडक्शन के कारण। याद है ना कि यह वाला प्लस क्या करेगा, इसके प्लस को भगाएगा, माइनस को खींचेगा। इसका मतलब अब ये प्लेट निगेटिवली चार्ज हो गया ड्यू टू इंडक्शन। क्लियर? ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है हाई वोल्टेज जनरेटर के कारण। इसमें हम कोई टेनिस बॉल प्लेस किए और टेनिस बॉल जो है वो कंडक्टिंग पेंट का है, मतलब वो भी कंडक्टर है, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज है, कौन वाला चार्ज है? पॉजिटिव प्लेट वाला। ये भी तो अपना चार्ज किसी को देना चाहता है, क्योंकि इसको यहां से एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज मिल रहा है। अब जब इसके पास एक्सेस है, तुम्हारे पास हद से ज्यादा पैसा हो जाए तो तुम फेंकोगे, जही तही खर्च करोगे, मतलब ये भी अपना चार्ज खर्च करना चाहता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पुश कर दे, पॉजिटिव प्लेट के तरफ पुश कर दे, तो क्या होगा? ड्यू टू इंडक्शन इसका प्लस इसके प्लस को भगाएगा और माइनस को सटाएगा, जिसके आउटर सरफेस पे है। क्लियर? यानी इसका प्लस इसके माइनस को खींचेगा, यानी ये बॉल इसके करीब आएगा। ओके, यानी ये इसको खींचेगा, खींचने के कारण क्या होगा? इसमें आके ये सट जाएगा। तो जैसे ही इसमें आके ये सट जाएगा, जब दो मेटल एक दूसरे में सटेंगे, टच करेंगे, तो ड्यू टू कंडक्शन ये बॉल अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये बॉल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मेटल प्लेट पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कंडक्शन के कारण, यानी ये इसमें सटा तो कंडक्शन के कारण ये भी चार्ज हो गया, इस पे भी प्लस आ गया, तो इसका प्लस इसके प्लस को भगाएगा, मतलब रिपेल करेगा। तो अब ये रिपेल होके मतलब कंडीशन क्या था? पहले ये बॉल ऐसे था, अब इसका कंडीशन कैसे हो गया? अब ऐसे हुआ। अब इसका प्लस रिपेल करेगा, तो रिपेल के कारण अब ये यहां आएगा, अब यहां सटा तो फिर हुआ कंडक्शन। ये इसका माइनस, इसको माइनस दे देगा, तो फिर माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हिट करते रहेगा, कभी पॉजिटिव प्लेट को कभी नेगेटिव प्लेट को, यानी पेंडुलम की तरह दोलन करते रहेगा, मूव करते रहेगा, ऑक्सीलेट करते रहेगा। तो कौन ऑप्शन सही होगा? स्विंग्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, हिटिंग विथ ईच प्लेट इन टर्न्स। क्लियर? ओके, सिंपल। जब हम इसको प्लेस के बीच में, क्लियर, तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस पे चार्ज इंड्यूस किया इंडक्शन के कारण, तो इसका नेगेटिव खींचेगा, पॉजिटिव भगाएगा, तो यह इसमें सटेगा तो कंडक्शन के कारण ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, क्योंकि कंडक्शन में सेम नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होता है। ये प्लस है, इसमें सटेगा तो ये भी प्लस चार्ज का हो जाएगा, तो ये प्लेट भी प्लस और वो बॉल भी प्लस, तो प्लस प्लस में रिपल्सन भगाएगा, तो ये आगे टच करेगा, यहाँ टच किया तो यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिवली हो जाएगा। फिर अगर ये निगेटिव होगा तो इसका निगेटिव इसकी निगेटिव को भगाएगा, और ये घटना लगातार होती रहेगा। तो कौन ऑप्शन सही है? तीसरा, स्विंग्स करता रहेगा, झूला झूलते रहेगा, झूलते रहेगा। ओके, है ना मजेदार क्वेश्चन? तो कहीं का भी क्वेश्चन हो, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, आईटी 1986 के बीच में है, चाहे वो 2012 का क्वेश्चन क्यों ना हो, 16 क्यों ना, 18 क्यों ना हो, 2020 का क्वेश्चन क्यों ना हो, या आने वाले 2025 का क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आप थ्योरी धांसू तरीके से पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट धांसू क्लियर है, तो क्वेश्चन में औकात नहीं कि आपको फंसा सके। ये बात की गारंटी मैं नहीं, आप खुद दे सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? नोट कर लिए हमने?
बात भी सुनना है, नोट भी करना है, ध्यान रखना है ना। ओके, चले आगे। तो ये सब था मजेदार क्वेश्चन जिसमें आपका थ्योरी भी चेक हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। क्लियर? आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन एक लेते हैं। ये है IIT 1992 का है क्वेश्चन, IIT का, लेकिन बोर्ड से भी कम औकात है क्योंकि आपका थ्योरी क्लियर है। क्वेश्चन बाबू, मान लो ये स्टैंड है, इसके ऊपर कोई भी एक प्लेट रखा हुआ है और यहां से एक हुक है, हुक से दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग से एक बॉल, दूसरे स्ट्रिंग से दूसरा बॉल। इस बॉल पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस बॉल पे भी पॉजिटिव चार्ज। इस स्ट्रिंग का भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मतलब एक स्टैंड है, वहां से एक मान लो पोल है, पोल से एक हुक है और हुक से दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, लेंथ एल है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये पूरा सिस्टम जो है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा हुआ है, मतलब जी का कोई प्रभाव नहीं है। ओके, चले क्वेश्चन पहला है, फाइंड एंगल बिटवीन स्ट्रिंग, और इसी में दूसरा है एंड टेंशन। रस्सी में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो कूलम्स लॉ का हम पहला ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि पूरा मजा आ जाए। एकदम आ रहे हैं हम लोग, जीरो लेवल वाला भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से बाबू, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब जी का कोई प्रभाव नहीं है, यानी mg नहीं लगेगा नीचे। ओके, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये वाला इसको भगाएगा, ये वाला इसको भगाएगा, यानी कैसा देखने को मिलेगा? कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में रिपल्सन है। अब जी रहता तो नीचे mg वाला फोर्स लगता, वो तो है नहीं क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ओके, यानी रिपल्सन के कारण ये दोनों रस्सी सीधा हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा दोनों चार्ज बॉडी। ये हो गया इसका सेंटर, मान लो ये भी L ये भी L, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे से 12 की लंबाई पे हैं। ओके, क्लियर? तो बताओ दोनों के बीच में एंगल क्या है? दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होगा, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 180। तो पहला का आंसर क्या होगा? पहला का आंसर होगा 180। दूसरा क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी दोनों चार्ज बॉडी रस्सी से जुड़ा हुआ है, यानी रस्सी में जो फोर्स लगता है वो टेंशन, और वो टेंशन वाला फोर्स किसके अलॉन्ग है? दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बराबर ही होगा यहाँ पे टेंशन, यानी जो रस्सी में टेंशन होगा वो दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था, तो Q1 Q2 हो जाएगा Q स्क्वायर, और बीच का डिस्टेंस कितना? L प्लस L 2L, तो 2L का स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? नोट करो जल्दी, छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर लेवल बढ़ाएंगे। एकदम एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ओके, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन दे रहे हैं सोचने लायक, एकदम ध्यान से सोचना। ठीक है, मान लो एक स्फीयर है, एक दूसरा स्फीयर है,
दोनों पर सेम चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, इसको भी प्लस चार्ज दिए, इसको भी प्लस चार्ज दिए, सेम चार्ज दिए, यानी आइडेंटिकल चार्ज है दोनों के। और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है 3r, जहां r जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है। क्लियर? तो दोनों के बीच में बताना है फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। फाइंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके, पहला ऑप्शन है 1/4πε0 q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 1/4πε0 q स्क्वायर बाई 3r का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 1/4πε0 q स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर। और चौथा है नन। क्लियर? दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज है। क्लियर? दिया हुआ है दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 3r, तो बताना है फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। ट्राई करो। क्लियर? तो आप लोग बना के क्या लाए होंगे आंसर? ये पक्का है? गलत। याद करो पिछला लेक्चर, कूलम्ब्स लॉ वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए, यानी पॉइंट चार्ज तब होगा जब कोई भी, जैसे दो स्फीयर है, ये दोनों के स्फीयर का बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो उसके साइज से बड़ा होना चाहिए, साइज से बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स उसके रेडियस से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहां पे, ऐसा नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड बॉडी है, पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं है। क्लियर? मतलब कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। कूलम्ब्स लॉ तभी वैलिड होगा जब पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज तभी होगा जब स्फीयर के, दो स्फीयर के बीच का डिस्टेंस स्फीयर के रेडियस या साइज से बहुत 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 बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो क्वेश्चन ही आपको बेवकूफ बना रहा है। तो ऐसा क्या होना चाहिए? नन। क्लियर? और अगर ये पॉइंट चार्ज होता, अगर ये पॉइंट चार्ज होगा तब आप बना सकते थे। क्लियर? चले आगे। जल्दी से नोट कर लेना वीडियो रोक के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्फीयर है, इस स्फीयर पे +3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इस स्फीयर पे +8 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है? दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो है 40 न्यूटन का। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो मान लो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो है, मान लो आप। क्लियर? क्वेश्चन है, टू स्फीयर हैविंग चार्ज +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम, है ना, आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस आर। डिस्टेंस यहां पे नहीं भी देगा तो कोई मतलब नहीं, कोई क्वेश्चन ही अलग है। ठीक है? The force of repulsion is 40 Newton if -5 microcoulomb charge is added to each of them, then find new force। यूं कहो कि 40 न्यूटन इनिशियल फोर्स है, फाइनल फोर्स बताइए। क्लियर है क्वेश्चन?
दोनों पे पहले चार्ज दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है, या मालूम भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स दिया रहेगा तो डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा। वो फोर्स है 40 न्यूटन। अब बोला है कि बाहर से -5 कूलम दोनों में ऐड कर दिए, तो बताइए न्यू फोर्स क्या होगा। क्लियर? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? चार्ज। तो कूलम्स के पहले नियम के अनुसार फोर्स क्या है? चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी दोनों पे चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा और घटेगा तो फोर्स घटेगा। क्लियर? यानी मान लो इनिशियल फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। ओके, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पहले वाला फोर्स को F से लिखते हैं, बाद वाले फोर्स को F डैश से लिखते हैं। ओके, पहले के लिए Q1 Q2 ले ले, बाद वाले के लिए ले ले Q1 डैश Q2 डैश। सही है? क्लियर? या हम लोग थोड़ा और इसको डिटेल से बनाते हैं। ठीक है, बना डिटेल से। ठीक, पहले पे चार्ज कितना था? 3, दूसरे पे 8, बाद में -5 ऐड कर दिए, तो -5 ऐड किए तो कितना हुआ? -3 में 5 ऐड करेंगे तो -2। क्लियर? और इसमें ये हो जाएगा 3। ठीक है? अच्छा, न्यू फोर्स बोल रहा है ना बच्चों, तो F डैश ऊपर कर लो और F नीचे रहने दो, डैश 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 डैश। ठीक है? ऐसा क्यों? जो पूछा जाए उसका वैल्यू ऊपर रखेंगे, कंपेयर कर रहे हैं ना। दो बात सुनना कि रेशियो, क्योंकि रेशियो में हम ये पहले क्यों लिए, ये बहुत जरूरी का चीज है, हर चैप्टर में यूज होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखते हो कि रेशियो निकाल देता है सीधे। क्यों होगा? सिंपल रीजन सुनो, अगर क्वेश्चन में दो सिचुएशन के बीच में कंपेयर हो तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा रेशियो में होगा। क्लियर? कंपेयर हो रहा है ना कि पहले ऐसा था तो 40 न्यूटन, अब ऐसा हुआ तो कितना न्यूटन, कंपेयर हो रहा है। जब भी कंपेयर होगा तो आंसर रेशियो में लाएंगे। ओके, किस में लाएंगे? रेशियो में लाएंगे। ठीक है, रेशियो में सबसे ऊपर कब रखेंगे? अगर क्वेश्चन में हिंट दे दिया तो क्वेश्चन के अनुसार, और नहीं दिया तो देखना है पूछा क्या है। पूछा है न्यू फोर्स, मतलब बाद का सिचुएशन, तो बाद वाला सिचुएशन को पहले रखेंगे और पहले वाला को नीचे रखेंगे। ओके, तो Q1 Q डैश क्या हो जाएगा? -5 इसमें ऐड करेंगे तो -3 में -5 ऐड करेंगे तो -2, और 8 में -5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। पहले वाला चार्ज कितना था? 3 और 8 कट गया, कितना हुआ? 4 से कट गया। क्या देखो ध्यान से, F डैश बाई F कितना आया? -1/4, यानी F डैश क्या हो गया? F/4। इसको यहां ले आइए, पहले वाला फोर्स कितना था? 40/4, मतलब -10 न्यूटन। ओके, न्यू फोर्स क्या होगा बाबू? -10 न्यूटन। क्लियर? नोट करो। डिटेल में भी हम बना सकते हैं, क्योंकि के लेंगे फोर्स के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो के तो कट ही जाएगा और R स्क्वायर कट ही जाएगा, तो हम लोग ऐसे बना लिए। क्लियर है? नहीं समझे बात? F क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या के जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और बाद में F डैश क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। के का वैल्यू तो उतना ही रहेगा, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। मीडियम चेंज होगा तब के का वैल्यू चेंज होगा, और क्वेश्चन में सेपरेशन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब रेशियो निकालेंगे तो के आर स्क्वायर तो कट जाएगा, तो यही तो पहुंच जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट चले आगे। एक सब एकदम आसान क्वेश्चन सब है थ्योरी क्लियर करने के लिए, है ना। हम लोग पहुंच रहे हैं, जिसका इंतजार आपको है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन। चले आगे, नोट हो गया? ओके, मनमोहन
ये सुगा समझ में आ रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे क्या है। इस टाइप का थोड़ा एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने में। ठीक है, ठीक, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है कि मान लो दो स्फीयर है, दोनों के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन था सेंटर से सेंटर, कहां से कहां, सेंटर से सेंटर, वो था 0.06 मीटर। क्लियर। और दोनों के बीच के इनिशियल फोर्स था 5 मीटर। अभी दोनों रेस्ट में है, दोनों चार्ज बॉडी रेस्ट में है और दोनों के सेंटर से सेंटर के सेपरेशन है 0.06 मीटर। अब बीच का फोर्स है 5 मीटर। अब क्या हुआ, ये दोनों चलने लगा, दोनों मोशन में आ गए। ये भी चला 0.01 मीटर और ये भी चला 0.01 मीटर। ओके, तो बताइए न्यू फोर्स क्या होगा। फाइंड न्यू फोर्स। इसका मतलब है कि पहले रेस्ट में था, अब दोनों बॉडी मोशन में आ गया, यानी दोनों इतना इतना चला। इसका मतलब है दोनों के बीच में अब सेपरेशन कितना है बच्चों, 0.04 मीटर, क्योंकि पहले 0.06 था। ये भी चला ये भी चला, मतलब अब इतना ही बचा। इसमें से ये दोनों का सम घटा देंगे तो ये ना बचेगा। तो बताओ क्या होगा। अब ध्यान से देखो, चार्ज चेंज नहीं हो रहा है दोनों पे। मान लो इस पे भी प्लस चार्ज था, इस पे भी प्लस चार्ज था, तो बच्चों चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ना मीडियम चेंज हो रहा है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो कूलम्ब्स के सेकेंड लॉ क्या है, F प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब कूलम्ब्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ पे आधारित है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। यहाँ पे दो सिचुएशन है, क्लियर, कि पहले सिचुएशन में डिस्टेंस इतना था, दूसरा में डिस्टेंस घट गया। डिस्टेंस घटने का मतलब है कि फोर्स जरूर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जब डिस्टेंस इतना था तो फोर्स कितना था, 5 मीटर। अब डिस्टेंस इतना है तो फोर्स कितना होगा, स्वाभाविक है कि फोर्स ज्यादा आएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो दो सिचुएशन के लिए क्या करेंगे, F बाई F डैश। क्लियर, इनवर्सली है ना बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2/R1। या ऐसा करो, नाम बदल सकते हो, इनिशियल फोर्स का नाम दे दो, यानी जो 5 न्यूटन है उसका नाम दे दो इनिशियल फोर्स F1, और जो निकालना उसका नाम दे दो F2 फाइनल फोर्स। इनवर्सली होने के कारण क्या हो जाएगा, अगर फोर्स होगा 1/2 तो डिस्टेंस हो जाएगा 2/1 और स्क्वायर लगा दो, सिंपल। अब यहाँ पे एक बात आओ, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग बोले कि जो पूछा जाए उसको ऊपर में रखेंगे, और अभी हमने ऐसा नहीं किया। अब बोलोगे सर बेवकूफ बना रहे, नहीं बच्चों। जब इनवर्स स्क्वायर लॉ हो, अगर कहीं भी, चाहे वो ग्रेविटेशन में हो, चाहे आगे मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज होगा, अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ हो तो हम लोग इनिशियल वाले फोर्स को ऊपर रखेंगे। अगर स्क्वायर से रिलेशन हो तो कंपेयर वाले क्वेश्चन में, यानी यहां भी कंपेयर हो रहा है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, पहले डिस्टेंस इतना था अब इतना है, तो कंपेयर ही हो रहा है ना। दो सिचुएशन का जब भी कंपेयर हो तो हम लोग रेशियो में निकालते हैं। क्लियर। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में जब एक टर्म पे स्क्वायर हो तो हम लोग इनिशियल को ऊपर में रखेंगे और फाइनल को नीचे में रखेंगे, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ लिखे ना। क्लियर। क्या हो जाएगा बाबू, F1 कितना था 5 न्यूटन, F2 निकालना है न्यू फोर्स, R2 कितना है 0.04 का स्क्वायर, R1 कितना है, R1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा 0.06 का स्क्वायर। आप यहां से सॉल्व कीजिए F2 आपको आ जाएगा 11.25 न्यूटन। सिंपल, ये 4/6 हो जाएगा, निकल जाएगा। चलो नोट करो जल्दी, क्वेश्चन में दम नहीं था लेकिन ध्यान देना है। ओके,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, मान लो एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, दोनों के बीच का सेपरेशन है यार। इस पे चार्ज था 40 माइक्रोकूलम, क्लियर, 40 माइक्रोकूलम, और इस पे चार्ज था -20 माइक्रोकूलम, क्लियर, दे दिया। इस समय दोनों के बीच का फोर्स कुछ भी मान लो, ठीक है, या दोनों के बीच का फोर्स F दे दिया कि भैया दो चार्ज स्फीयर है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, फोर्स F है। बोला कि दोनों को टच करवाया गया, टच करवाया गया और फिर उतना ही सेपरेशन पे रख दिया गया जितना सेपरेशन पे वो पहले था। तो बताइए F डैश क्या है, मतलब न्यू फोर्स क्या है? ये इनिशियल फोर्स F है, F डैश बताइए कि जब आप टच करवा के हटा के रखे उतना ही सेपरेशन पे, तो न्यू फोर्स क्या है? देखो ध्यान से क्या करेंगे, न्यू फोर्स F डैश बाय F, मतलब क्या बोले थे यहाँ पे हम लोग स्क्वायर का काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस मतलब नहीं है, चार्ज से लेना देना है। यानी आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे चार्ज ही तो चेंज हो रहा है ना बच्चों, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, डिस्टेंस से तो लेना देना है नहीं, क्योंकि टच करवाने के बाद उतना ही दूरी पर रख दिया गया है। यानी जो भी लेना देना है फोर्स को चार्ज से लेना देना है, क्लियर। तो चीजें कंपेयर हो रही है, कंपेयर होगा तो हम लोग रेशियो में लिखेंगे F डैश बाय F, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ओके, ध्यान से देखो, ओके। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो, टच करवाया गया और टच करवा के फिर से उसी पोजीशन पर रख दिया गया। तो बताइए F डैश क्या है, मतलब अब कितना फोर्स है? देखो कंडक्शन के कारण दोनों पे चार्ज क्या हो गया, पहले 40 था इस पे था 20, दोनों कांटेक्ट में आया तो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इस पे भी 10 माइक्रोकूलम और इस पे भी 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा। क्यों बच्चों, 40 और 20, नेट चार्ज कितना हो गया 20, क्योंकि एक माइनस में है। दोनों बॉडी का मतलब अगर ये एक सिस्टम है तो नेट चार्ज क्या हो गया 20, दोनों को टच करवाते इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी इसको मान लीजिए Q1, ओके, इसको मान लीजिए Q2, आप जब टच करवा के हटा दिए तो ये हो गया मान लो Q1 डैश और ये हो गया Q2 डैश, ओके, क्लियर है। तो F डैश बाय F क्या हो जाएगा, F डैश Q1 डैश Q2 डैश, F हो जाएगा Q1 Q2, क्योंकि इसके अनुसार हम लोग दो सिचुएशन में बांट देंगे, K और R स्क्वायर से लेना देना है नहीं, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फिक्स ही है क्योंकि मीडियम चेंज नहीं होगा और डिस्टेंस का तो लेना देना ही यहाँ पे नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, Q1 डैश कितना है बाबू 10, Q2 डैश कितना है 10, Q1 क्या है 40, Q2 कितना है 20, कितना हो जाएगा 2 4, यानी F डैश बाय F बराबर 1/8 डैश में, दैट मीन्स अगर हम इसी को हम कंपेयर करें, पलटी मार दे तो F बाई F डैश कितना हो गया, F बाई F डैश कितना हो गया 8, क्लियर। ओ क्यों पलटी मारे, क्लियर तो है। F डैश क्या हो जाएगा F बाई 8, F डैश क्या हो जाएगा F बाई 8, क्लियर। यानी न्यू फोर्स हो जाएगा, न्यू फोर्स हो जाएगा पहले वाला फोर्स का 8 गुना का, क्यों, चार्ज तो घट गया ना, क्लियर। या इसी में रेशियो में अगर आंसर पूछता
तो आंसर क्या हो जाता? क्लियर? अगर मान लो रेशियो में रहता तो ध्यान से देखो, एफ डैश बाई एफ बराबर 1/8, एफ डैश क्या हो जाएगा? बाई 8। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाता? 1:8 भी हम लोग बोल सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट, क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए दो स्फीयर हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे निगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। क्वेश्चन है कि 75% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। जब ये सिचुएशन था तो दोनों के बीच का फोर्स था F। अब है कि दोनों एक दूसरे में 75% चार्ज ट्रांसफर कर लिया, तो बताइए न्यू फोर्स क्या होगा? फाइंड न्यू फोर्स, यानी F डैश हमको निकालना है। क्लियर? ओके, इसका मतलब हो गया 75 ट्रांसफर हो गया तो बचा कितना? 25-25, यानी मान लो दोनों पे 100 चार्ज था, 75 ट्रांसफर हो गया, यानी न्यू सिचुएशन में क्या होगा? इस पे भी चार्ज हो जाएगा प्लस Q/4, और यहां से r डिस्टेंस पे दूसरा पे चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस Q/4। क्लियर? तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा? डैश बराबर K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। K Q1 Q2 कितना है? Q/4 माइनस Q/4 बाई r स्क्वायर, मतलब Q² बाई 16r स्क्वायर। पहले वाला फोर्स का वैल्यू लिख सकते हैं Q² बाई r स्क्वायर। इस सिचुएशन में बोलो, इस सिचुएशन में है ना Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, यानी Q² बाई r स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? Q² बाई 16r स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके आए, माइनस को हम लोग नेगेटिव लेके चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड चाहिए ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो माइनस हम यहां से हटा भी सकते हैं। इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? F, यानी न्यू फोर्स हो जाएगा पहले वाला फोर्स का 16 गुना का। क्लियर? नोट कर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, ओके? और इसके 5 कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, और सेंटर पर निगेटिव चार्ज है। तो बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज situated at the center। नेट फोर्स बताना है जो चार्ज सेंटर पे सिचुएटेड है। ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल।
ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इक्वल और अपोजिट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर। सभी के द्वारा नेट फोर्स निकालना है उस चार्ज पे जो चार्ज सेंटर पे है। तो ये चार्ज जो इसमें फोर्स लगाएगा वो क्या करेगा, दैट मीन्स ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये चार्ज भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि माइनस है ना बाबू। अगर ये प्लस रहता तो ये प्लस इसको धकेलता, भगाता, है तो माइनस। तो ये इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन, अट्रैक्शन वाला, यानी अपनी ओर खींचेगा, ये भी अपनी ओर खींचेगा। तो ये दोनों जो होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। क्लियर, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल है, मान लो शायद एल के रूप में दिया हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसी प्रकार ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये फोर्स ये इसका इस पे और इसका इस पे कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार इस चार्ज का इस पे फोर्स, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो बचा किसके द्वारा, सिर्फ इसके द्वारा, ये दोनों के बीच का। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो एल ही होगा ना। क्लियर, तो बताइए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपल के Q1 Q2 चार से मैं तो Q स्क्वायर कर दो, अब बीच का डिस्टेंस एल स्क्वायर हो गया आंसर, सिंपल। यानी 5 चार्ज कॉर्नर पे और 1 चार्ज सेंटर पे है, तो 4 के द्वारा तो 0 हो गया, क्योंकि 4 का फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, एक का बच गया, आ गया आंसर। क्लियर, चले आगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे बच्चों। नेक्स्ट, अब ध्यान दो आगे क्या है। अब हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला प्रॉब्लम, 2 स्फीयर हैं, एक पे चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, दूसरे पे चार्ज है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर। तो बताइए दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। फोर्स क्या है बाबू, K Q1 Q2/r², या K के जगह आप रख दीजिए 9 × 10⁹ या 1/4πε0, जो भी रखिए, क्योंकि K के बराबर ही है 1/4πε0। तो K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻7 और Q2 का वैल्यू 3 × 10⁻7, और डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए या 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 × 10⁻² का स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा, ओके, आएगा आंसर 6 × 10⁻³ न्यूटन। गुना भाग कर लीजिए, आंसर प्लस में आया। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देता है कि बताइए फोर्स का नेचर क्या है, नेचर क्या होगा, अगर आंसर प्लस में आया तो रिपल्सिव, माइनस आया तो अट्रैक्टिव। जल्दी, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, ओके। लैंग्वेज के लिए बुक आप देखिए, है ना, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लेप्स हो जाएगा अगर हम लैंग्वेज लिखे तो। बुक तो आपके पास है। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का। क्लियर, एक स्फीयर है जिसमें चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा स्फीयर है जिसमें चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोला है कि दूसरा स्फीयर पहला स्फीयर पे जो फोर्स लगाया है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 0.2 न्यूटन। क्लियर, दूसरा स्फीयर के द्वारा पहला स्फीयर पे जो फोर्स है वो फोर्स है 0.2 न्यूटन। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि यदि पहला दूसरे पे 0.2 न्यूटन लगाया तो दूसरा पहले पे लगाया 0.2 न्यूटन, तो पहला दूसरे पे कितना लगाएगा। मतलब दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, सिंपल बात है। दूसरा में तो बनाने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि दोनों पे जो एक फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो दूसरा का आंसर तो 0.2 न्यूटन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? पहला बनाते हैं। पहला के लिए क्या करेंगे? सिंपल, फोर्स का वैल्यू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको यहाँ ले आइए और फोर्स को यहाँ ले आइए, क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई एफ। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। स्क्वायर को इधर ले आइए तो रूट में आ जाएगा। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 आपको मालूम है 0.4। माइक्रो का मतलब होता है -6, 10 टू द पावर -6। यहाँ हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6। माइनस से कोई लेना देना नहीं है। अगर फोर्स प्लस में दे दिया मतलब मैग्नीट्यूड ही लिया दिया, मैग्नीट्यूड है, ऐसे तो आंसर माइनस में आएगा। यानी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम मैग्नीट्यूड के लिए वैल्यू ले रहे हैं और माइनस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेचर को नेगलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 और f है 0.2। इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, 0.12 मीटर आंसर आएगा। क्लियर? गुना भाग कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए। चले आगे। नेक्स्ट है बाबू तीसरा क्वेश्चन। चेक करना है कि KE स्क्वायर बाय GME/MP डायमेंशन लेस है कि नहीं। क्या ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है? बिल्कुल डायमेंशन लेस है, सब कांस्टेंट है। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 टू द पावर -27 kg। सॉल्व कीजिएगा ये लगभग 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 है। तो बाबू ये क्या दिया? एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया और न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा डायमेंशन लेस होता है, ओके, और यूनिट लेस भी होता है। तो ये डायमेंशन लेस है। अब एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा दिए हैं। 5 नंबर और 6 नंबर आपको बनाना है, क्योंकि 6 नंबर स्क्वायर पे चार्ज है, तो हम लोग अभी स्क्वायर वाला चार्ज लेंगे ही, उसे बन ही जाएगा। ओके, चलिए, मतलब ये दोनों थ्योरेटिकल है और 6 नंबर। अगर स्क्वायर पे चार्ज होगा तो कैसे बनाएंगे, ट्रायंगल पे चार्ज होगा तो कैसे बनाएंगे। ओके, देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एससी वर्मा का क्वेश्चन बनाने के लिए, यानी एससी वर्मा का क्वेश्चन आपको 1 to 5 और 8 बनाना है, जो एक नोट से ही बन जाएगा। क्लियर? ध्यान देना, आपको सिर्फ 1 to 5 बनाना है और 8 बनाना है। 6 और 7 का कॉन्सेप्ट बता देंगे तब बनाना है, और फिर और सारा क्वेश्चन करके हम लगातार होमवर्क देंगे आपको 28 तक बनाने के लिए। 28 तक बनाने के लिए ढेर सारा और सारा हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तो आपको आराम से बनाना है। इसमें बस एक नोट चाहिए। बताओ, दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स क्या है? नोट हम लोग लिखते हैं, दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, और इसमें जो भी पूछेगा आप तो बना लीजिएगा। एक नया कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन बोल देगा कि दो बॉडी पे, मतलब दो चार्ज बॉडी है, दो कोई भी बॉडी दे देगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देगा, बोलेगा दोनों पे कितना चार्ज हो, दोनों बॉडी पे कितना चार्ज हो कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स किसी आदमी के वेट के बराबर है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, अपना वेट ले लेना है। ओके, अपना मास ले लेना है और उसको जी से मल्टीप्लाई कर देना है। वेट होता है mg,
या ऐसा दे देगा कि दो बॉडी पे इतना चार्ज है, फलाना फलाना चार्ज है, तो दोनों को कितना दूरी पे रखा जाए कि दोनों के बीच का फोर्स किसी ह्यूमन बॉडी के वेट के बराबर हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस F के जगह mg पुट कर देंगे बाबू, F के जगह mg पुट कर देंगे, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहां से जो पूछेगा वो निकल जाएगा। अब अपना बेट ले लीजिएगा 50, M के जगह 50, G का वैल्यू 9.8 या 10, यहाँ से चार्ज पूछे चाहे डिस्टेंस पूछे, उससे निकल जाएगा। तो ऐसी बनवा में 1 to 5 और 8 नंबर आप बना लीजिएगा। ये होमवर्क हुआ, जो नहीं बनेगा उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ताकि अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले लेक्चर में इसको बना के तब आगे बढ़े। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से क्वेश्चन दे देगा कि आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, पहला क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को ही माइनस से, प्रोटॉन को ही प्लस से लिख रहा है। कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग Fe से लिखते हैं, क्या होता है वैल्यू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, Fe बाई Fg। बोलो, डिवाइड करेंगे तो R स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कटना है। बचेगा क्या, K Q1 Q2 बाई G M1 M2, यानी M1 M2 के जगह अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन का मास, या कभी कभी दो प्रोटॉन दे देगा। तो मान लो हमको दो इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालना है, हम ये पहला ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, K का वैल्यू 9 × 10 to the power 9, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10 to the power -19, दोनों का वैल्यू सेम है तो स्क्वायर कर दो। कैपिटल G का वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 10 to the power -11, और मास अगर दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है ना, 9.1 × 10 to the power -31 kg, वैल्यू सेम है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे लगभग 10 के पावर 42 आएगा। ओके, यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग 10 to the power 42 आएगा। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग 10 के पावर 39 आएगा। बस करना क्या होगा, दूसरे के लिए सब कुछ तो वही रहेगा, बस एक बार इलेक्ट्रॉन का मास एक बार प्रोटॉन का मास ले लीजिएगा। क्लियर, ये कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। आप प्रोटॉन के बीच में भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट अब ध्यान से देखो कि मान लो एक ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है, मान लो ए, तीनों कॉर्नर पे सेम चार्ज दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलेगा किसी एक कॉर्नर पे दो के द्वारा फोर्स निकालिए, ठीक है, किसी एक कॉर्नर पे, चाहे ये दोनों के द्वारा इस पे निकालिए, चाहे इस ये दोनों के द्वारा इस पे निकालिए, चाहे ये दोनों के द्वारा इस पे निकालिए, कोई मतलब नहीं है, एक कॉर्नर पे निकालना है। नाम देने का मन दे दो, मान लो इसका नाम 1, ये मान लो पहला कॉर्नर, ये दूसरा और तीसरा। फाइंड नेट फोर्स ऑन कॉर्नर 3, यानी कॉर्नर 3 पे जो चार्ज है, कॉर्नर 3 चार्ज जो भी लिखिए। क्लियर, ये लैंग्वेज दे देगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, लैंग्वेज लिख लीजिए। ओके, देखो ध्यान से,
सब तो प्लस है, तो ये वाला प्लस चार्ज, ये वाला प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। मान लो इसका नाम हम F1 दे दिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसको ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसका नाम हम F2 दे दिए। दो फोर्स हो गया, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ऐसे तो यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, उसे जरूरी नहीं है यहाँ पे, अगर मुझे एंगल मालूम चल जाए तो। लेकिन चलो रिजल्टेंट का हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। बोले थे ना पिछले लेक्चर में वेक्टर बताएंगे, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। मान लो एक वेक्टर ए है, ओके, और दूसरा वेक्टर बी है, तो ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट का मतलब कंबाइंड इफेक्ट। उसके लिए क्या करते हैं, आप दोनों में से किसी एक वेक्टर को, जैसे वेक्टर ए को आप उठाइए और वेक्टर बी के हेड पे रखना है। दैट मींस वेक्टर को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में ये क्या कहलाता है, टेल, और ये हेड। तो ए वेक्टर को उठाकर बी वेक्टर के कहां रखना है, बी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, एज इट इज जैसे वैसे ही रहने देना है। अब ए को उठाइए, तो ए जैसे वैसे रखिए, ओके, उठाइए ऐसे रखिए। कैसे रखना है, नियम क्या है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, मतलब बी का हेड है तो ए का टेल रखेंगे, रख दिए। मिलाने के लिए क्या कहेंगे, इनिशियल टू फाइनल, यही होगा रिजल्टेंट। ओके, मतलब हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, ये नियम से होगी। यानी रिजल्टेंट कैसे होगा, आप F1 को उठा के F2 पे रखिए और मिला दीजिए इनिशियल टू फाइनल, या F2 को उठाकर F1 पे रखिए, तब भी रिजल्टेंट वैसा ही आएगा, बदलेगा नहीं। तो कुछ ऐसा रिजल्टेंट होगा, ओके, जिसको हम लोग नेट फोर्स बोलेंगे। रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स बोल सकते हैं। ये दोनों का रिजल्टेंट कंबाइंड इफेक्ट। अब ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60, क्लियर। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, याद है ना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल दिया हुआ हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्लियर। इसी तरह पे हम यहाँ पे F ले लेंगे, नेट फोर्स R की जगह पे, A के जगह पे ले लो F1, B के जगह पे ले लो F2। बात समझ में आया, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, या ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे F1 और F2 का वैल्यू सेम होगा, क्यों, हर कॉर्नर पे चार्ज इक्वल है, अब बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है। जितना ये दोनों के बीच में फोर्स होगा उतना ये दोनों के बीच में फोर्स होगा। मतलब हम F1 F2 बनाने की जरूरत है ही नहीं, चार्ज भी कॉर्नर पे सेम है और बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो F1 F2 को हम लोग F मान लेते हैं, क्लियर। अब क्या हो जाएगा बाबू, अब हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझ रहे हो ना, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा कितना है दोनों वेक्टर के बीच, F2 और F1 के बीच में एंगल है 60 डिग्री, कॉस 60 कितना 1/2, क्लियर। 2 से 2 गया, कितना आ गया, रूट अंडर 3f स्क्वायर, बाहर कितना आएगा रूट 3f। अब ऑप्शन तो यहाँ पे देगा नहीं, F क्या होगा, चाहे ये दोनों चार्ज के बीच का हो फोर्स, चाहे ये दोनों के बीच का फोर्स, क्या होगा F। ध्यान से देखो, क्या है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, बताओ, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर K Q1 Q2 तो सेम है, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, और R की जगह क्या हो जाएगा A, क्योंकि डिस्टेंस A है साइड के रूप में, क्लियर। बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा रूट 3 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्लियर। नोट कीजिए, हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कलम चलाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक भी आएगा,
और आदित्य और ट्रिक भी है, जल्दी नोट करो। ओके, मिटा दें। क्लियर है ना, तीनों कॉर्नर पे इक्वल चार्ज था, ठीक है। अब किसी एक कॉर्नर पे हमें नेट फोर्स निकालना है, मतलब दो के कारण एक पे, चाहे ये दोनों के द्वारा इस पे हो जाए, चाहे ये दोनों के द्वारा इस पे निकाल दो, चाहे ये दोनों चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे, जो नेट फोर्स होगा कैसे भी आप मानिए आंसर सेम आएगा। लिख दिया तो भी अच्छा, और सीधे लिख दिया किसी दो के कारण एक पे निकालिए तो भी ऐसे ही बनाना है। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है, एक बार में क्लियर ना हो, 2 से 3 बार पढ़े, क्वेश्चन को पहले पढ़ ले तब बनाए। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन एक ही है, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही है, लैंग्वेज बदल देता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम अगर एक कॉर्नर पे निगेटिव चार्ज कर दे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। एक कॉर्नर पे अगर हम निगेटिव चार्ज कर दे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, एक कॉर्नर पे माइनस दे दिया, अब किसी भी कॉर्नर पे दे सकता है, नंबरिंग कर दो, या ए बी सी कर लो या 1 2 3 कर लो। मान लो हमको ये दोनों के द्वारा इस पे फोर्स निकालना है, क्या होगा बताओ। ये इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन वाला, क्योंकि माइनस से खींचेगा। ये भी इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन वाला खींचेगा। मान लो इसका नाम F1, इसका नाम F2। ओके, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 60 60 आराम से लगा देंगे। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल मालूम हो तो कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b cos थीटा। ए के जगह पे F1 ले लो, बी के जगह पे F2 ले लो, एंगल मालूम है, आराम से आ जाएगा। या एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है बाबू, वो क्या है, हम ध्यान से क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो इम्प्लाइज दैट, आप क्या करो, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे माइनस चार्ज था, ये दोनों पे प्लस था, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, खींचेगा, ये वाला प्लस भी इसको खींचेगा। मान लो इस माइनस चार्ज को ये प्लस चार्ज खींच रहा है F1 फोर्स से, सिमिलरली ये वाला प्लस इस माइनस को खींच रहा है F2 फोर्स से। ओके, तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। अभी हम बताए ना रिजल्टेंट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, आप आराम से देखिए, क्योंकि हम बेसिक लेके चल रहे हैं। अब बताओ ये 60 है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, क्यों नहीं इक्वल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि a है, ये दोनों के बीच का भी डिस्टेंस a है, ये दोनों के बीच का भी a है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा। लो हम F भी दे सकते हैं, मेरी मर्जी, नाम से कोई लेना देना नहीं, कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो दोनों फोर्स सेम हो, तो याद करो, यदि दो वेक्टर के बीच का वैल्यू सेम हो, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट बीचों बीच होगा, यानी रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्टर पे होगा। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो बाइसेक्टर का काम करेगा। मतलब अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना पे होगा, 30 पे होगा। मतलब यहां भी 30 डिग्री और ये भी होगा 30 डिग्री। क्लियर, हम डायरेक्ट भी 60 करके बना सकते थे और कंपोनेंट तोड़ के भी बना सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब ध्यान से देखो, इस f का दो वैल्यू, इस f का इस लाइन पे कितना आएगा, f cos 30 डिग्री, क्योंकि इस फोर्स का इस लाइन पे कंपोनेंट आएगा cos, याद है ना बच्चों, थीटा के लॉन्ग cos परपेंडिकुलर साइन, मेरे स्टाइल में थीटा के सटल cos हट्टल साइन। तो इस f का एक कंपोनेंट आएगा इस पे f cos 30 और थीटा के परपेंडिकुलर f sin 30। क्लियर, यानी इस पे हो जाएगा f cos 30। चलो हम नीचे करके लिख रहे हैं, ओके, f cos 30 डिग्री, ये थीटा के लॉन्ग, थीटा के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा f sin 30। सिमिलरली इसका भी दो कंपोनेंट, इस लाइन पे क्या आ जाएगा
एफ कॉस 30, बोलो हाँ या नहीं, थीटा के लॉन्ग तो कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। ओके, दिख रहा है ना। और थीटा के परपेंडिकुलर एफ साइन 30 डिग्री। ओके, अब ये दोनों कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट फोर्स क्या होगा इस लाइन के लॉन्ग, यानी नेट फोर्स हो जाएगा 2F cos 30 डिग्री, हाँ या ना, बिल्कुल 2F cos 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों जुड़ जाएगा। 2F क्या होगा, चाहे ये दोनों के बीच का हम ले लें, चाहे ये दोनों के बीच का ले लें, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम है। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार K Q1 Q2 बाय स्क्वायर, चार्ज तो सेम है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। और डिस्टेंस A स्क्वायर, cos 30 कितना, √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर हो जाएगा √3 K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर 60 डिग्री में लेते तो आंसर इतना ही आता, और ऐसे भी लिए तो इतना ही आंसर आएगा। जल्दी नोट करो। ओके, चले अब एक स्क्वायर वाला प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए कि स्क्वायर है, सबका साइड सेम ए ए ए ए, सब पे चार्ज सेम। बाबू अगर माइनस भी दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अब मान लो ये कॉर्नर 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब किसी एक पर निकालना है बाकी सबके द्वारा। मान लो हमको इस कॉर्नर पे नेट फोर्स निकालना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q which is situated at corner 3, जो 3 कॉर्नर पे है उस पे हमको फोर्स निकालना। कुछ भी दे सकता है, मतलब सेम ही है। अगर यहाँ पे माइनस भी देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ये बनाते हैं, माइनस वाला बनाए दीजिएगा, क्लियर। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? एकदम नहीं धड़फड़ाना है, आराम आराम से एक एक लाइन समझना है। देखो एकदम चुटकी में बजाना है। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, नीचे नाम कुछ भी दे दो, मान लो F1। तीनों के द्वारा, मतलब 1 2 3, ये तीनों चार्ज के द्वारा यहाँ पे मुझे फोर्स निकालना, नेट फोर्स। चलो ये वाला चार्ज प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो रिपेल कर दिया नीचे F1, ये भी इसको रिपेल करेगा, मान लो आगे इसका नाम दे दिया F2। अब ये है डायगोनल के लॉन्ग, तो किसी के लॉन्ग रहे भैया, नेचर सेम होगा, रिपेल करेगा ये, तो ये इसको, ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। चलो लाइन ड्रॉ करो, गया 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 गया, कहां गया, यह नाम दे दो F3। अब ये तीनों वेक्टर का, तीनों मतलब तीनों फोर्स का वेक्टर सम लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मींस सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, पिछले लेक्चर में बताए, क्लियर। तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा, एक लाइन में बनेगा F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी कॉर्नर 3 पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये तीनों कॉर्नर का वेक्टर सम, क्लियर। चलो यहां भी 2 तरीके से बना सकते हैं, कंपोनेंट भी तोड़ सकते हैं और बिना कंपोनेंट के भी बना सकते हैं, क्लियर। दोनों से आंसर सेम आएगा। चलो अब ध्यान से देखो, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हम यहां पे लिख रहे हैं, जो F1 होगा वही F2 होगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज और ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड सेम है, जितना डिस्टेंस यहां है उतना ही डिस्टेंस यहां है, तो इसके द्वारा F1 और इसके द्वारा F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है, तो फोर्स सेम होगा। मान लो इसका वैल्यू हम F ले लिए, मान लिए कि F1 F2 सेम है, उसको हम F से डिनोट कर दिए, तो इसके जगह क्या हो जाएगा FF, क्लियर। अब ध्यान से देखो कि F2 और F1 जो है वो परपेंडिकुलर है, ये F2 का डायरेक्शन
और ये F1 का डायरेक्शन, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे है। दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू बी कॉस थीटा, थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 0, तो बचेगा क्या? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये भी एफ है और ये भी एफ है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों सॉल्व होके क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2f स्क्वायर, रूट 2f निकलेगा। बाबू स्पीड नहीं हो रहा है ना? सिंपल कॉन्सेप्ट है, आराम से आप सुनिए। सिंपल सोचो, इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे जो फोर्स होगा F2 माने हैं, और इसके द्वारा इस चार्ज पे जो फोर्स होगा F1, ये दोनों का वैल्यू क्यों सेम है? क्योंकि चार्ज भी सेम है और बीच का डिस्टेंस भी सेम है। सेम है इसलिए F नाम दे दिए। अब दोनों का हम देखें कि दोनों 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, दैट मींस वही फार्मूला से थीटा 90 है इसलिए cos 0 हो गया। सिंपल में आ गया रूट 2f, यानी ये दोनों सॉल्व हो गए, कितना आ गया? रूट 2f, और f3 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये समझ गए ना? मिटा दे इसको। f1 f2 हो गया रूट 2f, क्योंकि ये दोनों का ये रिजल्टेंट है। F1 F2 का रिजल्टेंट रूट 2f प्लस F3। अब F क्या है बताओ? क्या है F? हम यहाँ पे F लिखते हैं। चलो हम F यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान देना। क्या हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। F2 भी उतना ही होगा और F1 भी उतना ही होगा, चूंकि दोनों का वैल्यू सेम है, जिसको हम F माने हैं। क्या हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। क्लियर? तो रूट 2 और K के जगह F की जगह K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस F3 क्या है? डायगोनल के लॉन्ग, डायगोनल के लॉन्ग। तो F3 हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बताओ। K चार्ज सेम है, Q स्क्वायर, और डायगोनल क्या हो जाएगा? रूट 2 है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? रूट 2 इंटू डिस्टेंस इंटू साइड। कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाय रूट 2a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर, ये F3 हो जाएगा। F3 का वैल्यू यहां बैठा दो, K Q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे? K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ का रूट 2 और यहाँ का 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? क्या करोगे स्क्वायर पे यदि चार्ज दिया रहेगा? सबसे पहले जिस पे निकालना है सबके द्वारा फोर्स का डायरेक्शन ले लेंगे और बारी बारी से हम लोग जैसे बनाए इसे बनाएंगे। मतलब इसका सिनोप्सिस देख लो। हमें इस कॉर्नर पे फोर्स मतलब तीनों चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे फोर्स निकालना है। फोर्स ये लगाया नीचे, ये लगाया आगे, ये लगाया डायगोनली। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तीनों का सब F1 F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के अनुसार हम लोग निकाल लिए, सॉल्व किए, रूट 2f आया है ना। अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो पीछे करके। F3 निकाल लिए, सॉल्व कर दिया। ओके, नोट कीजिए जल्दी। क्लियर? चले चलो। देखो, अगर इसी में मान लो क्वेश्चन प्लस 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 और यहां माइनस दे दिया, चलो नाम दे दो 1 2 3 4, या कॉर्नर का नाम दे दो। मान लो ये कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर बी है, ये कॉर्नर सी है और ये कॉर्नर डी है। आपको निकालना है फाइंड नेट फोर्स, ओके, ऑन चार्ज सी। जो चार्ज सी पे है उस पे नेट फोर्स निकालना है, ड्यू टू अदर्स निकालना है, यानी ये तीनों के द्वारा इस पे फोर्स निकालना है। तो कैलकुलेट कीजिएगा, आराम से बन जाना चाहिए, बन जाएगा।
नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट, इसी प्रकार एनसीईआरटी का ये छठा क्वेश्चन ऐसा ही है एनसीईआरटी में। क्लियर। स्पीड नहीं हो रहा है ना बाबू, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा स्पीड में जाना जरूरी है, ताकि हम लोग अगले लेक्चर में और धांसू प्रॉब्लम करें, आराम से करें। अब ये नहीं कि बेसिक क्वेश्चन में ही ज्यादा टाइम ले ले। क्लियर है, बन जाएगा ये। ओके, अब देखो फाइनली मान लो अब क्या होगा, सेंटर मान लो ये इक्विलेटर टैंक है, कॉर्नर पे चार्ज है और सेंटर में भी चार्ज दे देगा, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर्ड है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। चारों कॉर्नर पे चार्ज दे देगा, या ट्रायंगल में तीनों कॉर्नर पे, और बीच में चार्ज दे देगा, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव। ओके, तो यदि ध्यान रखना, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली मतलब तीनों कॉर्नर पे सेम हो, चारों कॉर्नर पे सेम हो, या हजारों कॉर्नर पे सेम हो, और सेंटर पे कोई चार्ज है, तो नेट फोर्स 0 ही होगा। सॉल्व करें फिर भी, नहीं सॉल्व करेंगे फिर भी। क्लियर। क्यों? अब ध्यान से देखो, अब इस पे मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर, ये भी अपनी ओर खींचेगा, ये चार्ज भी अपनी ओर खींचेगा, मतलब तीनों के द्वारा मुझे सेंटर पे निकालना था। और सेंटर पे कौन चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ओके, मैं बगल में लिख देता हूं। अब सेंटर पे जो चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ये चार्ज अपनी ओर खींचेगा, ये चार्ज अपनी ओर खींचेगा। ऊपर वाला का नाम हम लोग दे दिए F1, इसका नाम दे दिए F2, इसका नाम दे दिए F3। अब ध्यान से देखो, ये तो अकेला है, लेकिन इस पॉइंट से दो फोर्स है, मतलब इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। रिजल्टेंट हम सिखाए 3-4 क्वेश्चन पहले, फिर से आप देख लो। ये दोनों जो फोर्स है, यानी F1 के अपोजिट F4, F4 क्या है, F2 और F3 का रिजल्टेंट है। क्लियर। अब ध्यान से देखो, F1 और F4 एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। उसी प्रकार स्क्वायर में होगा, है ना। ये इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल ऊपर करेगा, ये इसको नीचे करेगा, ये इसको ऊपर करेगा। अब इसके फोर्स को ये कैंसिल करेगा, इसके फोर्स को ये कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। उसी प्रकार अगर हम एक और क्वेश्चन लें, मान लो ये रिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेंटर पे कोई चार्ज है, इस सब के द्वारा नेट फोर्स निकालना है सेंटर पे, क्या होगा जल्दी बोलो, नेट फोर्स क्या होगा, 0। यानी बनाएंगे तो भी 0 होगा, और कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो भी 0 होगा, कि अगर बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज। क्लियर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग गॉसेस लॉ में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा यूज है, कि अगर मतलब बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो सेंटर पे निकालना हो, तो नेट फोर्स 0 ही होगा। क्लियर। बनाएंगे तो भी, नहीं बनाएंगे तो भी। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लिए, लेकिन सब क्वेश्चन बेसिक है अगले लेक्चर के लिए, ताकि अगले लेक्चर में और सारा चीज देखने को मिले। हम लोग ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, न्यूटन्स लॉ मोशन से रिलेटेड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 11th के लगभग हर चैप्टर से कॉन्सेप्ट रहता है, सब पे प्रॉब्लम करेंगे, ताकि हम लोग नॉलेज का समुद्र बन जाएंगे। क्लियर। तो पूरा अभ्यास कीजिए। एससी वर्मा में आप 1 to 5 और 8 नंबर बना लीजिएगा, और एनसीईआरटी में कहां बचा क्वेश्चन, 1 to 3 बता ही दिए, 4-5 आपका थ्योरेटिकल है, एक बार पढ़ लीजिए, बना लीजिए, और एक 6 नंबर बना लीजिएगा स्क्वायर के लिए। और अगले लेक्चर में हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ। धन्यवाद।